फिर बिजली का बीबी छुपके बादल कपे के पीछे चली जाती है। नीली जी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब तो रोज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया करूँगा, तुम चिंता ना करना। बादल यार, तुम कब तक नीली कपी को भोजन लाकर देते रहोगे? मुझे तो लगता है अब नीली कपी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तोते यार, बात तो तुम्हारी ठीक है। नीली जी, तुम किसी कपे से शादी कर लो। हाँ बादल जी, मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन इस जंगल में कोई भी मेहनती कौवा नहीं है जिससे मैं शादी करूँ। नीली जी, वैसे मैं बहुत मेहनती कौवा हूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता अगर मेरी शादी उसे बिजली से ना हुई होती। बादल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी तो तुम अब भी कर सकते हो नीली कपी से। खिड़की में बैठी बिजली कपी उनकी बातें सुन रही थी। वो ये बातें सुनकर जल जाती है और वापस चली जाती है। अरे तोते यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बिजली से शादी कर चुका हूँ, अब भला मैं नीली जी से कैसे शादी कर सकता हूँ? बादल यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। बिजली कपी आधी बात सुनकर गुस्से में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बादल जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी बिजली कपी हूँ, इसे दूसरी शादी तो नहीं करने दूंगी। अगले दिन नीली कपी के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। नीली बहन, आपके लिए बहुत सुंदर कपा ढूंढा है चिड़िया ने। हाँ नीली बहन, भोला कपा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। बिजली कपी वहीं एक पेड़ के पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भोला कपा की जगह बादल कपा सुनती है। मेरा शक सही निकला, ये बादल कौवा दूसरी शादी करने जा रहा है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जाती हूँ और उन्हें सारी बात बताती हूँ। फिर बिजली कपी अपने दो भाइयों के पास चली जाती है। बड़े और छोटे भाई, मेरा पति दूसरी शादी करने जा रहा है और वो मुझे छोड़ देगा। मेरा और मेरे जुगनू का क्या होगा? बादल कौवा नीली कपी से शादी करके मुझे अपने घोंसले से भी निकाल देगा। ये तुम क्या कह रही हो बहना? उसकी इतनी हिम्मत कि वो दूसरी शादी करे और मेरी बहन को घोंसले से निकाले? तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम दोनों भाई मिलकर इस कपे को नहीं छोड़ेंगे। भैया, बस बादल को नहीं, उस नीली कपी को भी सबक सिखाना है, ताकि आइंदा वो कभी दूसरे कपे से शादी करने का ना सोचे। और फिर बिजली कपी अपने दोनों भाइयों को लेकर बादल कपे के पास जाती है। अरे ओए कपे, तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कपी के दोनों भाई कपे को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं। और फिर बिजली कपी का एक भाई नीली कपी के घोंसले से उसका अंडा उठा लेता है और वो दोनों अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और उसका भाई बादल कपे के पास आते हैं। अरे ये क्या? ये तो नीली जी का अंडा है। बिजली, ये तुम्हारा भाई नीली जी के अंडे के साथ क्या कर रहा है? तुम्हारे भाइयों ने मुझे पेड़ से क्यों बांधा है? बादल जी, अब इतनी मासूम ना बनो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मुझे छोड़कर नीली कपी से दूसरी शादी करने वाले हो, लेकिन मैं भी बिजली हूँ, मेरे दोनों भाई अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी नीली कपी, मानो चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बिजली बहन, ये तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, मुझे सब पता है, तुम भी बादल के साथ मिली हुई हो। अरे बिजली बहन, तुम ये सब क्या कर रही हो? बादल भैया तो मेरे भैया जैसे हैं। हाँ बिजली, नीली जी बिल्कुल ठीक कह रही है। नीली, अगर बादल तुम्हारा भाई है तो तोता तुमसे क्यों कह रहा था कि शादी के बाद बादल तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा? अरे बिजली कपी, मैंने बादल कपे का नहीं बल्कि भोला कपे का कहा था। हो सकता है तुमने नाम सुनने में गलती की हो। क्या इसका मतलब नीली कपी की शादी भोले कपे से हो रही है? हाँ बिजली बहन, मैंने ही नीली बहन का रिश्ता देखा है। और तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी जो नीली कपी का अंडा अपने भाइयों से तुड़वा रही थी। बिजली, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने आज सबके सामने हमारी नाक कटवा दी।
आज मुझसे एक मासूम कपी का अंडा टूट जाता। फिर बिजली का पी के दोनों भाई गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो बादल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, तुम तो मुझसे बात ही ना करो, मैं तुमसे बहुत नाराज। बिजली का पी और बादल का पे का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे। वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कपे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कपों के खेत से सब्जियां दाना लेने आता तो वो कपे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे। हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कपों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कपे बहुत कंजूस हैं। वो कपे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते। चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी पक्षी को भी मना ना करती। परंतु चिड़िया बहन, वो कपे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो तो बहुत कंजूस है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंगल में गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब तो जंगल में ना भोजन मिलता था और ना ही पानी। जंगल के अब सभी पक्षी भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब पक्षियों को भोजन ना मिलने के कारण दो दिन भूखा रहना पड़ता था। लेकिन उन कपों के खेत को गर्मी के कारण जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन कपों का खेत तो और भी हरा भरा हो गया था। बादल जी, जंगल में सूखा चल रहा है और जंगल के सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। देखो ना, हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है। हाँ बिजली, हम दोनों मिलकर अपने खेत की रक्षा जो करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत का एक दाना भी उन पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वो सभी पक्षी भूख से मर क्यों ना जाए। चिड़िया बहन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी मुझे कोई भोजन ना मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखी हूँ, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। कबूतर भैया और बुलबुल बहन, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना सभी पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, अब तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना भोजन है और ना पानी, बस अब तो हमारे जंगल में उन कपों का हरा भरा खेत ही रह गया है। तुम्हें तो पता है कि वो कपे अपने खेत का एक दाना भी हमें नहीं देंगे। हाँ चीकू भैया, मैं जाती हूँ कपों के पास और बात करती हूँ। कोशिश करके देख लो मानो बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कपे मानेंगे। फिर मानो चिड़िया उन कपों के खेत में चली जाती है। अरे ओए छोटी चिड़िया, तू हमारे खेत में क्या करने आई है? अगर हमारे खेत से कुछ लेने आई हो तो अभी चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। देखिए बिजली बहन, हमारे जंगल में इस समय बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। जंगल में हर तरफ सूखा ही सूखा है। हम सब पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं। हम सब ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर अब भी हमने कुछ न खाया तो हम सभी पक्षी मर जाएंगे। बिजली बहन और बादल भैया, कृपया करो और हमें थोड़ा भोजन दे दो। वैसे भी कुछ दिनों में तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। बारिशों के कारण हमारे जंगल में सूखा भी चला जाएगा। बारिश के बाद तो हमारे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। नहीं चिड़िया, तुमने सुना नहीं कि बिजली ने क्या कहा कि हम दोनों तुम्हें अपने खेत से एक दाना भी नहीं देने वाले। अब चली जाओ, वरना मैं और मेरी पत्नी तुम्हें मिलकर मारेंगे। बादल कपे की ये बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? क्या कपों ने भोजन दिया? हाँ चिड़िया बहन, बताओ, तुम चुप क्यों हो? नहीं दोस्तों, नहीं दिया उन्होंने हमें भोजन। वो कपे बहुत बुरे हैं।
अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो कव्वे कभी भी हमें भोजन नहीं देंगे। मुझे तो पहले ही पता था, वो कव्वे बहुत दुष्ट है। दोस्तों, अब तो हमारे पास एक ही हल है कि हम सब ये जंगल छोड़कर अपने साथ वाले जंगल में चले जाएं, क्योंकि उस जंगल में अभी सूखे का मौसम नहीं आया है। अभी तो उस जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। हम सब पक्षी कुछ समय के लिए उस जंगल में चले जाते हैं। जब हमारे जंगल में सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम सब पक्षी वापस लौट आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर अपने घोंसले बनाकर रहने लगते हैं। उस जंगल में भोजन भी था और पानी भी था, इसलिए उन सभी पक्षियों को कोई भी चिंता नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में काले काले बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो कव्वे तो बारिश को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि इस बारिश के कारण उनकी फसलें और भी बढ़ जाएंगी। जंगल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन बारिश तो पहले से भी ज्यादा हो रही थी। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था और तो और उन कव्वों का खेत भी पूरा पानी से भर गया था। वो कव्वे अब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उस जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। बिजली, ये क्या हो गया? हमारे खेत में तो पानी भर गया है। अब तो हमारी सारी फसल खराब हो गई होगी। ये हमारे साथ क्या हो गया है? वो कव्वे तो बहुत परेशान। तेज बारिश में वो बूढ़ी कव्वी अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है। अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कव्वी अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? तभी बिजली कव्वी रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती? बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला? चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो, वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। कव्वो, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। ना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कव्वे दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कव्वी बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कव्वी अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। माँ जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप अंदर आ जाइए। फिर चांदनी चिड़िया बूढ़ी कव्वी को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी।
फिर बूढ़ी का भी भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सेब का बीज है। तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना, बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेब का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी काफी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है। अब मैं जल्दी से भोजन ले आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर चांदनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। बिजली कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान होती है। बादल, बादल जी जल्दी आओ, जरा देखो। बादल कव्वा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो? सोने भी नहीं देती। वो देखो बादल, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा सेब का पेड़ है और उस पर लाल लाल रंग के सेब भी लगे हुए हैं। बिजली, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं था और आज ये सेब का पेड़। चलो पास चलकर देखते हैं। फिर बिजली और बादल चिड़िया के सेब के पेड़ के पास जाते हैं और वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कव्वे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली? ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कव्वों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कव्वी फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कव्वी हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कव्वे सो रहे हैं। बेटी, वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कव्वी को बता देती है। बेटी, ये कव्वे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी, ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कव्वों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कव्वी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो जल रहे थे। बादल जी, ये क्या? चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है। बादल जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है, रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कव्वे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कव्वा कुल्हाड़े से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कव्वों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या? ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कव्वे वहाँ से भाग जाते हैं। बादल जी, आज मैंने आपके लिए मीठी मीठी गाजर की खीर बनाई है। क्या सच में बिजली? मीठी मीठी गाजर की खीर?
आज तो तुमने मेरा सच में दिल बहुत खुश कर दिया। कहाँ है मीठी गाजर की खीर, जल्दी से लेकर आओ। ला रही हूँ। क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? फिर बिजली कवि रसोई से मीठी गाजर की खीर लाकर बादल कव्वे को दे देती है। बादल कव्वा तो जल्दी से वो खीर खा लेता है। बिजली, वाह, तुम्हारे पंखों में बहुत स्वाद है। बाबा, पता है मैंने उड़ना सीख लिया है। इसी खुशी में मम्मा ने आज खीर बनाई है। जुगनू, तुमने उड़ना सीख लिया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तभी कव्वों के दरवाजे पर दस्तक होती है। घर के बाहर एक बूढ़ी काकी बैठी हुई थी। बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। ठीक है माँ जी, आप यहीं बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। कवि अपने घर में आती है और खीर उठाती है। अरे बिजली, तुम ये मीठी खीर कहाँ लेकर जा रही हो? बादल जी, बाहर एक बूढ़ी माँ जी आई हैं। वो बहुत भूखी हैं, उन्हीं को देने के लिए लेकर जा रही हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे ये खीर देने की। रुको, मैं जाता हूँ। चल चल भाग यहाँ से बुढ़िया, जब देखो मांगने आ जाते हैं। बेचारी बूढ़ी कवि कव्वे की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। अरे बादल जी, ये क्या किया आपने? इस तरह पक्षियों का दिल नहीं तोड़ते। मुझे ये गरीब पक्षी जरा भी नहीं पसंद। मैं इन्हें पानी ना दूं और तुम इन्हें खीर दे रही हो। एक दिन बादल कव्वा अपने घर के बाहर बैठा पानी पी रहा था। तभी छोटा कीकी वहाँ आता है। कव्वे अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है, आपके पास पानी है? मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। जाओ जाओ जाओ, जाकर नदी से पानी पियो। अंकल, गर्मी बहुत है, इसलिए नदी का पानी भी बहुत गर्म है। आप मुझे ये अपना ठंडा वाला पानी दे दें। बच्चे, मैं ये पानी फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वे को गुस्सा आता है और वो पानी नीचे फेंक देता है। बेचारा प्यासा कीकी ये सब देखता ही रह जाता है। आप बहुत गंदे अंकल हो, आपने मेरे सामने पानी सारा नीचे फेंक दिया। देखना अंकल, जब आप प्यासे होगे तो आपको मालूम होगा कि पानी क्या चीज है। बेचारा कीकी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिजली, मैं दूसरे जंगल काम के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा कल शाम तक। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर उड़ते उड़ते बादल कव्वा दूसरे जंगल पहुंच जाता है, लेकिन वो जंगल तो पूरे का पूरा सूखा पड़ा था। उस जंगल में तो इतनी गर्मी थी कि कोई पक्षी उड़ता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उड़ते उड़ते बादल कव्वा थक जाता है और वो एक सूखे पेड़ पर बैठ जाता है। ओह, बहुत बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है इस जंगल में, और मुझे तो बहुत प्यास भी लगी हुई है। पानी की खोज में बादल कव्वा जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। हाय रे, लगता है इस जंगल की सारी नदियाँ सूख गई हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, अब मैं क्या करूँ? तभी बादल कव्वे को सामने एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है। वो घर एक कबूतर का था। कबूतर भैया, थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी हुई है। चलो कव्वे, निकलो यहाँ से, पहले ही जंगल की सारी नदियाँ सूख गई हैं। मेरे पास भी यही थोड़ा सा पानी है, ये मैं पानी तुम्हें नहीं दे सकता। फिर बादल कव्वा वहाँ से निकलता है और किसी और पक्षी के घर चला जाता है। बुलबुल बहन, मुझ पर थोड़ा दया करो और मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। बुरा ना माना कव्वे, अगर पानी चाहिए तो पहले पैसे देने पड़ेंगे। क्या पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर जाओ कव्वे यहाँ से, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे बादल कव्वा पक्षियों के घरों में पानी मांगने जाता है, मगर उसे कोई भी पानी नहीं देता। आखिर उसे गुफा के पास एक कुआं दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है। उस कुएं के पास एक चील बैठी हुई थी। चील चाची, बहुत प्यासा हूँ, मुझे अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे दो। एक तो न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मेरे पास पानी नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। क्यों झूठ बोल रही हो चील चाची? आपके कुएं में तो ढेर सारा पानी है, थोड़ा सा पानी दे दो। अरे वे काले कव्वे, ये पानी मेरे लिए है, मैंने तुम जैसे पक्षियों के लिए नहीं रखा।
अब जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। ऐसे बादल कौवा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। गर्मी बहुत थी। अब तो बादल कौवे की बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्यास के कारण बादल कौवे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब मुझे मालूम हुआ कि पानी क्या चीज है। उस दिन मैंने उस मासूम बच्चे को पानी नहीं दिया था ना, इसलिए आज मुझे भी कोई पानी नहीं दे रहा। आज जब मुझे भी पानी नहीं मिल रहा तो मुझे मालूम हो गया है कि मैंने उस बच्चे के साथ कितना गलत किया था। अपनी गलती पर बादल कौवा बहुत शर्मिंदा था। प्यास के कारण कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और उसी समय जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश का पानी पड़ते ही बादल कौवा फौरन अपनी चोंच खोलता है और वो पानी के चंद कतरे पीकर अपनी प्यास बुझाता है।